हेलो एवरीवन। आप चाहे स्कूल लेवल पे हैं या कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो मिड पॉइंट थ्योरम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं आज आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं। जो स्कूल लेवल पे तैयारी कर रहे हैं उनको तो प्रूफ भी चाहिए, क्योंकि प्रूफ तो आता ही है एग्जाम में। जो कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं वो सिर्फ समझ ले कि होती क्या है, वो प्रूफ करने की उन्हें कोई जरूरत नहीं है। लेकिन स्कूल लेवल पे आपको प्रूफ भी आना चाहिए। तो थ्योरम क्या है? द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। इस बात का मतलब समझते हैं पहले, आइए। सपोज मैंने एक ट्रायंगल बनाई पी क्यू आर, ओके। और सपोज मैंने टी और एम मिड पॉइंट ले लिए। टी इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू एंड एम इज द मिड पॉइंट ऑफ पी आर। तो होगा क्या? अगर मैं टीएम लाइन को ज्वाइन करूंगा ना, तो टीएम जो होगा वो हाफ ऑफ क्यू आर होगा, और टीएम जो होगा वो पैरेलल टू क्यू आर भी होगा। जैसे सपोज मैं कहूं क्यू आर 8 सेंटीमीटर है, और टी और एम मिड पॉइंट्स हैं, टी पी क्यू का है और एम पी आर का है। तो टी एम अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम 4 हो जाएगा। ठीक है, हाफ हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ आई। चलो मैं एक और एंगल से समझाता हूं आपको इस बात को। जरूरी नहीं है कि पी क्यू का ही और पी आर का ही मिड पॉइंट लेना है। सपोज आपने मिड पॉइंट लिया, पी क्यू का कोई ले लिया टी, और क्यू आर का ले लिया कोई एस। तो टी एस को जब आप ज्वाइन करोगे, तो टी एस किसके पैरेलल होगा? पी आर के। और टी एस किसके हाफ होगा? पी आर के। तो ये बात समझ गए? ठीक है। तो मैं मिड पॉइंट कोई भी दो साइड के ले सकता हूं। ऐसा नहीं है कि जो सामने दिख रही है पी क्यू और पी आर उन्हीं के ही लेने हैं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किन्हीं भी दो पॉइंट्स के मिड पॉइंट लो, उनको ज्वाइन करो, तो जो लाइन बनेगी वो थर्ड साइड के क्या होगी बेटा? हाफ होगी। और थर्ड साइड के क्या होगी? थर्ड मतलब जो बची हुई साइड है उसके पैरेलल होगी। तो ये तो मैंने इसका मतलब समझा दिया। अब हम करते हैं इसका प्रूफ। सपोज मैंने ट्रायंगल एबीसी ली। आइए मैं ले लेता हूं। मैंने ली ट्रायंगल एबीसी, और बी किसका मिड पॉइंट लिया? ए बी का। और ई किसका मिड पॉइंट लिया? ए सी का। बी मिड पॉइंट लिया ए बी का, और ई किसका मिड पॉइंट लिया? ए सी का। और डी को मैंने ज्वाइन कर दिया। तो मुझे प्रूव करना है जो डी है ना, डी, वो बीसी के पैरेलल भी होगा, और डी किसके हाफ होगा? बीसी के हाफ भी होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं ज्योमेट्री में? गिवन। गिवन क्या है बेटा? ट्रायंगल एबीसी है। D is the midpoint of AB. D is midpoint of AB. E is midpoint of AC. ठीक है, ये गिवन में लिख के आना है आपने। टू प्रूव, प्रूव क्या करना है आपने? यहां पे लिख रहा हूं मैं, स्पेस की कमी है आपके पास, तो एग्जाम में शीट्स होती हैं। टू प्रूव आपको प्रूव क्या करना है कि डीई पैरेलल टू बीसी भी है, और डीई जो है वो हाफ ऑफ बीसी भी है। डी बीसी के पैरेलल है, और डी बीसी के हाफ है। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। सबसे पहले मैं एक कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं। क्या कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं? देखिए, लिख लीजिए यहां पे। कंस्ट्रक्शन डी को एफ तक प्रोड्यूस किया, और इस तरह से प्रोड्यूस किया कि डी इज इक्वल टू ई एफ हो गया। ठीक है, कंस्ट्रक्शन प्रोड्यूस डीई till f such that DE is equal to EF। ठीक है, बोलो यहां तक आ गया समझ? कोई दिक्कत हो?
कई बच्चे इस कंस्ट्रक्शन को डॉटेड लाइंस में दिखाते हैं, आओ मैं डॉटेड में दिखा देता हूं, उससे कोई फर्क नहीं है, आप डॉटेड में भी दिखा सकते हैं कंस्ट्रक्शन। ये लो, ठीक है, ये आपने ऐसे दिखा दी कंस्ट्रक्शन अपनी। और ज्वाइन CF ऑल्सो, ज्वाइन CF, ठीक है जी, आपने CF को ज्वाइन कर दिया। बोलो यहां तक आ गया। अब मैं अपना प्रूफ स्टार्ट कर रहा हूं। आइए, यहां पे मैंने मार्किंग कर दी है, अब मैं यहां से अपना प्रूफ स्टार्ट कर रहा हूं। यहाँ पे मेरे पास बहुत सारा स्पेस है, तो मैं यहां से अपना प्रूफ स्टार्ट कर रहा हूं। यहाँ पे, यहां से कर देता हूं। चलो, प्रूफ। सबसे पहले मैं ये दो ट्रायंगल उठाऊंगा, देखो, जिसमें मैं टिक लगा रहा हूं, ताकि आपको भी समझ आ जाए। इस और इस ट्रायंगल को उठा रहा हूं, ठीक है। ये दो ट्रायंगल मैंने उठाई और इनको मेरे को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। देखते हैं क्या ये कॉन्ग्रुएंट है भी या नहीं है। ट्रायंगल AED, कौन सी ट्रायंगल उठाई? AED। और ट्रायंगल CEF, कौन सी ट्रायंगल उठाई? ट्रायंगल CEF। तो अभी तो मुझे पता नहीं है ना ये कॉन्ग्रुएंट कौन से कॉरेस्पॉन्डेंस है, तो मैं अभी यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी का साइन नहीं लगाऊंगा। AED और CEF दो ट्रायंगल उठाई। अब जल्दी से बताओ ये दोनों ट्रायंगल किस लॉजिक से कॉन्ग्रुएंट है। आइए बताते हैं आपको, अच्छे से बताते हैं। आप मुझे ये बताओ, आपने D इज इक्वल टू EF बाय कंस्ट्रक्शन किया था? DE इज इक्वल टू EF क्यों है? बाय कंस्ट्रक्शन। आपने खुद ही ये कंस्ट्रक्शन करी थी, यस और नो? AE इज इक्वल टू EC क्यों? A इज इक्वल टू EC क्यों? बताओ। क्योंकि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC गिवन है। E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, ये बात आपको गिवन है। और जल्दी से बताओ, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 और 2 इक्वल क्यों है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल 1 और 2 क्यों इक्वल है बेटा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब जल्दी से बताओ, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किस लॉजिक से हैं? AED और CEF। ट्रायंगल AED is congruent to triangle CEF by which logic? Please tell me. It is congruent by SAS. शाबाश, SAS से congruent है ये। अगर congruent हो गए, अब ध्यान से सुनना, अगर congruent हो गए तो क्या क्या होगा? अगर ये congruent हो गए तो जो CF है वो किसके इक्वल हो गया? AD के। CF is equal to AD by CPCT। ध्यान से सुनना, CF किसके इक्वल हो गया? AD के बाय CPCT। और क्या हुआ? एंगल 1 तो हो चुका, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 CPCT। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 CPCT। अगर मैं कोरस्पॉन्डेंस में देखूं तो इस ट्रायंगल का F, देखो अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट थी तो इस ट्रायंगल का एंगल F, उस ट्रायंगल का एंगल D। बन रहा है ना बात? तभी मैंने 3 और 4 में नंबरिंग दे दी। बोलो यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता दो। 3 इज इक्वल टू 4 CPCT। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं अब मैं। अब CF इज इक्वल टू AD है, CF इज इक्वल टू AD है, इसको मैं कोई नंबरिंग दे देता हूं ताकि आपको आगे कंफ्यूजन ना हो। और 3 इज इक्वल टू 4 है, इसकी भी मैं कोई नंबरिंग दे देता हूं क्योंकि इसका मैं अभी यूज करूंगा, ठीक है। CF AD के इक्वल है, लेकिन AD खुद किसके इक्वल है? इसके बाद देखिए, AD खुद किसके इक्वल है? AD खुद है BD के इक्वल। क्योंकि क्योंकि क्या? बिकॉज D इज मिड पॉइंट, बिकॉज D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। ये तो गिवन था ना, D मिड पॉइंट था AB का, ठीक है। इसको मैं 3 मान लेता हूं। AD इज इक्वल टू BD को मैं क्या मान लेता हूं? 3। फ्रॉम 1 एंड 3, फर्स्ट को देखो और थर्ड को देखो। फ्रॉम 1 एंड 3, ध्यान से सुनना,
फर्स्ट से मुझे ये पता लग रहा है कि सी एफ ए डी के इक्वल है, और थर्ड से मुझे क्या पता लग रहा है, एडी बी डी के इक्वल है। तो फ्रॉम 1 और 3 मुझे ये पता लग गया कि जो बी डी है वो सी एफ के इक्वल है। ठीक है, फ्रॉम 1 और 3 मुझे ये बात पता लग गई, बी डी इज इक्वल टू सी एफ। इसको मैंने नंबर 4 दे दिया। ये छोटी छोटी बातें अभी काम आएंगी। बी डी इज इक्वल टू सी एफ प्रूव कर दिया मैंने, और इसको मैंने क्या दे दिया, नंबर 4। अब फ्रॉम नंबर 2, कहां से बेटा, फ्रॉम नंबर 2, फ्रॉम 2 मुझे ये पता लग रहा है एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 है। फ्रॉम 2 मुझे क्या पता लग रहा है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो सी एफ किसके पैरेलल हो गई, बट दे आर फॉर्मिंग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। लेकिन ये तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर बना रहे हैं, इसलिए सी एफ किसके पैरेलल हो गई, एडी के, या सी एफ किसके पैरेलल हो गई, एबी के। एक ही बात होगी, सी एफ पैरेलल टू एबी, सी एफ एबी के पैरेलल है। अब एबी का, बीडी भी तो एबी का ही पार्ट है, बीडी भी तो एबी का पार्ट है, तो सी एफ पैरेलल टू बीडी भी बोल सकता हूं। ठीक है, इसको मैं नंबर 5 दे देता हूं, सी एफ बीडी के पैरेलल हो गया। और नंबर 4 से, ये देखो नंबर 4 नजर आ रहा है, अभी प्रूव किया था बीडी इज इक्वल टू सी एफ। नंबर 4 पे बीडी इज इक्वल टू सी एफ प्रूव किया था नंबर 4 पे। तो फ्रॉम 4 एंड 5 अगर आप किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट पेयर पैरेलल और इक्वल दोनों प्रूव कर देते हो तो वो क्या हो जाती है, पैरेललोग्राम। अपोजिट पेयर पैरेलल भी प्रूव कर दिया आपने, और अपोजिट पेयर इक्वल भी प्रूव कर दिया, तो आपने बीसीएफडी को एक पैरेललोग्राम कह दिया। बीसीएफडी इज ए पैरेललोग्राम। बस हो गया अब ये क्वेश्चन। अगर बीसीएफडी एक पैरेललोग्राम है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर बीसीएफडी एक पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल दोनों होती हैं, अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल दोनों होती हैं। तो मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना रहा हूं ताकि आपको बात समझ आ जाए। इसके बाद ये लास्ट बॉक्स है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस की कमी है, मैं एक ही बोर्ड पे सारा दिखाना चाहता हूँ आपको। बीसीएफडी मैंने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया, तो इससे ये हुआ BC is parallel to FD। अगर BC FD के पैरेलल है तो उसके FD का कुछ पार्ट DE के भी तो पैरेलल हो गया ना, क्योंकि DE FD का ही तो एक पार्ट है। तो BC पैरेलल टू DE हो गया। तो हमें एक तो BC पैरेलल टू DE प्रूव करना था, एक बात प्रूव हो गई, हाँ जी BC पैरेलल टू DE हेंस प्रूव। अभी हाफ वाली बात भी प्रूव कर रहा हूं, अभी मैं हाफ वाली बात भी प्रूव कर रहा हूं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो। अब मैं हाफ वाली बात यहीं पे ही प्रूव कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, क्योंकि अभी अभी ये मैंने पैरेललोग्राम प्रूव किया है। देखो यहाँ पे ये रहा BCFD से पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, बोलो, इक्वल होती हैं। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। तो DF इक्वल टू BC होगा, DF इक्वल टू BC होगा। DF को मैं DE प्लस EF लिख सकता हूं, DF को मैं DE प्लस EF लिख सकता हूं। अब जल्दी बताओ DE और EF क्यों इक्वल था, बाय कंस्ट्रक्शन। हमने कंस्ट्रक्शन करी थी ना, हमने एक कंस्ट्रक्शन करी थी, याद करो कहां करी थी, ये री D इज इक्वल टू EF। ये देखो, ये मैंने मार्क किया, ये ग्रीन कलर में, ये देखो। तो EF की जगह मैं DE पुट कर दूं, ये जो EF है ये, इसकी जगह मैं क्या पुट कर दूं, EF की जगह क्या पुट कर दूं, शाबाश बताइए। EF की जगह मैंने पुट कर दिया DE, EF की जगह क्या पुट कर दिया मैंने, DE। तो DE प्लस DE क्या हुआ बेटा, ट्वाइस DE। DE प्लस DE क्या हुआ, 2 टाइम्स ऑफ DE। 2 टाइम्स ऑफ DE इज इक्वल टू BC। तो 2 नीचे चला गया, तो यहाँ पे DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। ये प्रूव कर दिया मैंने। तो ये मिड पॉइंट थ्योरम हो गई हमारी, DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, हेंस प्रूव। ये दोनों पॉइंट प्रूव कर दिए। ठीक है जी, लास्ट पॉइंट अगर समझ नहीं आया तो दोबारा एक्सप्लेन करता हूं।
DF इज इक्वल टू BC था पैरेललोग्राम की वजह से, DF को ब्रेक करके लिख लिया DE प्लस EF। अब EF खुद DE के इक्वल है, तो बाय कंस्ट्रक्शन हमने किया था, EF की जगह मैंने दोबारा से DE रख दिया, तो DE प्लस DE 2 टाइम्स ऑफ DE इज BC, 2 टाइम्स ऑफ DE इज BC, तो 2 नीचे चला गया, तो DE इज हाफ ऑफ BC। सेकंड पॉइंट भी प्रूव। तो ये मिड पॉइंट थ्योरम है। आपको स्टेटमेंट भी आनी चाहिए, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। थैंक यू।